तो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, पहली बात तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर प्रेशर इजी भी है। क्या होता है बोलो फटाफट। सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें पहले तो हमने इसको वैक्यूम कर दिया, ठीक है, वैक्यूम पंप कनेक्ट किया, खाली कर दिया और एक लिक्विड इंट्रोड्यूस किया, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का लेयर सपोज यहाँ तक है, तो क्या होगा, लिक्विड जो है वेपर स्टेट में जाएगा अपने आप ही, क्योंकि प्रेशर नहीं है ऊपर। समझ पा रहे हो मेरी बात, बहुत इजी है एकदम, समझते चलो। तो वेपर प्रेशर वेपर फेज में जाएगा और वो वेपर फेज में जाकर कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर डालेगा, दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है, वेरी इजी। बट ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए। ये नहीं कि हम मैनोमीटर यहाँ पर लगाए और हमने जस्ट इंक्रीज हो रहा था प्रेशर, उस समय कोई भी एक मीटर रीडिंग हमने ले लिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम आ जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होगा, लिक्विड से वेपर और वेपर से लिक्विड के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, एंड दैट कंडीशन, एट दैट कंडीशन जो प्रेशर आया है उसे हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, ध्यान से समझ कर जाना है, बहुत ईजी है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनता है, at a specified temperature and under equilibrium conditions, under equilibrium conditions the pressure exerted by the vapors of a liquid is called as वेपर प्रेशर। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, बहुत इजी है। दो टॉपिक डिस्कशन है यहाँ पर। पहला डिस्कशन हम करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर हम बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की डिस्कशन करेंगे हम। बहुत इजी है, बहुत इजी है एकदम, लर्न करते चलो, याद करते चलो, बाद के लिए मत सोचो। स्टार्ट करते हैं पहले लिक्विड सॉल्यूशन से। इसमें सबसे पहले तो हमें राउल्ट्स लॉ आएगा। राउल्ट्स लॉ यहाँ पर भी है, राउल्ट्स लॉ यहाँ पर भी है। क्वेश्चन दो तरह का पूछा जाता है एग्जाम में। राउल्ट्स लॉ फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड्स, स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड्स, और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर एनी सॉल्यूशन। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं दो वोलाटाइल लिक्विड के लिए। तो फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड्स लॉ कहता है, फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड्स the vapor pressure of one component is directly proportional to याद करते चलो, is directly proportional to what, mole fraction of it in the solution phase। लर्न करते चलो, बहुत इजी है। इन द सॉल्यूशन फेज फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स द वेपर प्रेशर ऑफ वन component is directly, or you can say the vapor pressure of volatile component is directly proportional to the mole fraction of it in the solution phase। बहुत इजी है। देखो, इसको समझने के लिए एक मैथमेटिकल डेरिवेशन लेते हैं। ऑल ऑफ यू, बहुत इजी है, एकदम इजी है, याद करते चलना है। वो डेरिवेशन है, सपोज मान लेते हैं, लेट्स कंसीडर अ बाइनरी सोल्यूशन। ऑल ऑफ यू, एक बाइनरी सोल्यूशन मैं ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो सर उसका क्या, उसका ऐसा क्या कि P टोटल एक ले लिया फैक्टर, ठीक है, P1 ले लिया एक टर्म, P2 ले लेते हैं, X1 और X2, 5 टर्म्स हम ले लेते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं, जैसे P टोटल क्या है सर, P टोटल है वेपर प्रेशर ऑफ द टोटल सोल्यूशन, ठीक है। वेपर प्रेशर, दो वोलेटाइल लिक्विड है ना, दोनों उड़ रहे हैं, वेपर फॉर्म में जा रहे हैं, तो वेपर फॉर्म में जा रहे हैं तो वही प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो टोटल जो वेपर प्रेशर है वो अपना P टोटल है, ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात। P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 इन द वेपर फेज, पार्शियल वेपर प्रेशर, इसलिए ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2, ठीक है। और X1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, सॉरी वोलेटाइल कंपोनेंट इन कंपोनेंट 1 इन द सॉल्यूशन, बी केयरफुल, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन द सॉल्यूशन, बी केयरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राउल्ट ने क्या बोला, राउल्ट ने वही बोला जो हेनरी ने बोला। बहुत इजी है, राउल्ट ने बोला अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ
समवट रिलेटेड ही है कि P1 is directly proportional to X1. All of you, partial pressure of first component is directly proportional to mole fraction of the first component in the solution. Very important. Equals to P1 not X1. Very easy sir. याद कर लीजिए सर, बहुत easy है. Similarly P2 is equal to क्या होगा? P2 not X2 होगा. I hope समझ पा रहे हैं मेरी बात. क्या राउल्ट्स लॉ को हेनरीज लॉ से रिलेट कर सकते हैं? यस सर, लेकिन विथ स्मॉल डिफरेंसेस. जैसे कि हेनरी के लॉ में हम यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो कांस्टेंट और यहाँ पर जो कांस्टेंट है ये डिफरेंट है. वहाँ पर के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, ठीक है. और ये जो है P1 नॉट है अपना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट 1. ध्यान रहे, प्योर कॉम्पोनेंट 1 और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2 है. ये कांस्टेंट का डिफरेंस है हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में. और हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड फेज का डिस्कशन करता है, राउल्ट्स लॉ दो वोलाटाइल लिक्विड या फिर सॉलिड इन लिक्विड का डिस्कशन करता है. याद करते चलो. आई होप समझ पा रहे हो. अभी खत्म नहीं हुआ है राउल्ट्स लॉ. अब हम क्या करते हैं, क्लास 11 में चलते हैं. क्लास 11 में याद करो डाल्टन्स लॉ, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं, डाल्टन्स लॉ की बात कर रहा हूं मैं. अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने बोला था टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर. सबको याद है? यस सर याद है सर. तो बोलिए क्या था? P1 प्लस P2 था क्या? यस सर. वेरी इजी. P1 की जगह P1 नॉट X1 लिख लो. यस सर. P2 की जगह P2 नॉट X2 लिख लो. लिख लिया सर. उसके बाद P टोटल इज इक्वल टू, बोलिए, बहुत इजी है. क्या हम इसकी जगह में 1 माइनस X2 लिख लें? यस. P2 नॉट X2. इसको सॉल्व करो. क्या होगा? P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट X2 होगा क्या? आई होप समझ गए हो. ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन. वैसे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ हम करते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टू सॉल्व आउट आवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात. अभी ख़त्म नहीं हुआ है. राउल्ट्स लॉ अभी ग्राफिकली समझते हैं. ऑल ऑफ यू, राउल्ट ने जो लॉ बोला ग्राफिकली उसको अंडरस्टैंडिंग देखते हैं. दे व्हाट ही सेड. तो ग्राफिकली वेरी इजी. देखो, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम, ठीक है. समझना है, बहुत इजी है, ठीक है. 2 y एक्सेस हमने लिया हुआ है, ठीक है. उसमें वेपर प्रेशर 2 कंपोनेंट है इसलिए 2 y एक्सेस लिया है. तो इसमें x1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है. x2 इज इक्वल टू 0 का कंडीशन है. ध्यान से देख लो, समझ लो, ठीक है. यहाँ पर x1 खत्म हो गया सर. x2 बढ़ाते जा रहे हैं, x1 को कम करते जा रहे हैं. x2 बढ़ाते जा रहे हैं, x1 को कम करते जा रहे हैं. x2 पूरा का पूरा यहाँ पहुँच गए हम. ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ x1 था, इस पॉइंट पर सिर्फ x1 था. इसका मतलब यहाँ पर P1 नॉट कंप्लीटली जो भी प्रेशर है वो सिर्फ प्योर कंपोनेंट 1 की वजह से है. यहाँ पर P2 नॉट प्योर कंपोनेंट 2 की वजह से है. प्योर कंपोनेंट P2 नॉट, P1 नॉट 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 0 0. आई होप समझ पा रहे हो. और यहाँ पर हमने एक एजम्पशन मान लिया है कि P2 नॉट सपोज मान लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा है, सपोज मान लेते हैं. ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप इसको चाहते तो इसको कम मान लो, इसको बराबर तो नहीं हो सकता. आई होप समझ पा रहे. 2 वोलेटाइल लिक्विड है, ऑब्वियसली दोनों के वेपर प्रेशर में डिफरेंस तो होगा ही, है ना. तो बात यह है कि P1 नॉट का जो वेपर प्रेशर जो फर्स्ट कंपोनेंट का वो घटते जा रहा है. वेपर प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का, क्योंकि हम सेकंड कंपोनेंट बढ़ाते जा रहे हैं और फर्स्ट कंपोनेंट को कम करते जा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है. और सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है. तो ग्राफ कैसा हो रहा है? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P टोटल. क्यों, समझ पाए? नहीं समझ पाए सर, अच्छे से समझाइए. सपोज मैं यहाँ पर किसी भी मोल फ्रैक्शन पर बात कर रहा हूँ. यहाँ पर x1 भी प्रेजेंट है, x2 भी प्रेजेंट है, दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है. उस समय मान लो मैंने बोला कि P1 या P2 का प्रेशर कितना है, तो आपने बोला सर 4 है. उसी समय
P1 का प्रेशर कितना है? आपने बोला सर कुछ 10 है, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या बनेगा? 10 + 4 14 बनेगा, तो पॉइंट कहीं ऊपर आएगा ना, इसलिए वो सारा पॉइंट जो भी प्लॉट होगा वो P टोटल होगा। आई होप अब समझ गए होगे क्लियरली ग्राफिकली। ठीक है, आगे बात करते हैं, कंपोजिशन इन द वेपर फेज की बात करते हैं। कंपोजिशन इन द वेपर फेज समझ के जाओ। कंपोजिशन इन वेपर फेज होगा P1 = P1 Y1 P टोटल। याद कर लो, वेपर फेज का डिस्कशन कर रहे हैं। P2 = Y2 P टोटल। समझ पा रहे हो कि नहीं? वेपर फेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, सपोज क्वेश्चन इज आवर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर फाउंड टू बी 200 mm and 415 mm मरकरी। ओके, कैलकुलेट कीजिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, वेरी इजी 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम डाइक्लोरोमीथेन। आई होप समझ पा रहे हो। क्या बोलते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कंपोनेंट इन वेपर फेज। देखो, एक चीज मैं जो मिस किया वो x1 और x2 आपको क्लियरली नहीं बताया, y1 y2 क्लियरली नहीं बताया। अब हम समझ लेते हैं इसको ध्यान से। यहाँ जो हमने डिस्कस किया था कि P टोटल, ऑल ऑफ यू, P1 नॉट x1 है, P टोटल प्लस P2 नॉट x2 है। x1 x2 क्या है? x1 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन द सोल्यूशन फेज है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था, आपको याद होगा। ठीक है, और x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन द सोल्यूशन फेज। आई हैव यूज्ड द वर्ड इन द सोल्यूशन फेज। अब यहाँ पर ये y1 जो है ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। याद कर लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन द वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन द वेपर फेज। वही आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, समझना है, देख लो। चलो सॉल्व करते हैं, दिमाग लगाओ। हुआ क्या सोचो। क्वेश्चन पढ़ो, पॉज कर दो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? हो जाएगा। बिट 1 में क्या निकालना है? बिट 1 में यही तो निकालना है सर, सामने फॉर्मूला है। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? P1 नॉट 200, P2 नॉट 415, P1 नॉट 200। ठीक है, x2 कैसे निकालोगे? x2 निकाल लेंगे सर N2/N1 + N2 मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कितना इजी है। ओके, N2 कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास ऑफ द सेल फर्स्ट सेकंड कंपोनेंट। सपोज मान लो इसको हमने मान लिया सेकंड कंपोनेंट, तो 40 डिवाइड बाय मोलर मास उसका निकाल लेना। ठीक है, 12 + 2 14 + 71 85 आएगा। ठीक है, N1 निकाल लो W1/M1 करके, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है बोलो? 25.5 है सर। उसके बाद बोलो M1 कितना होगा? 12 + 1 13 105.119.5 आ रहा है क्या? इसको डिवाइड करना, N1 मिलेगा, इसको डिवाइड करना, N2 मिलेगा, इसको यहाँ पुट करना, x2 मिलेगा, इसको लेकर यहाँ पुट करना, टोटल मिल जाएगा। बिट 1 कंप्लीट हो गया सर। और आंसर अप्रॉक्सीमेटली नियरली देख लेना 347.9 mm ऑफ मरकरी आ रहा होगा। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात। सेकेंड बिट पर बात करते हैं, बिट बी की बात करते हैं। बिट बी में हमें क्या निकालने बोला है? बिट बी में y1 और y2 मिसिंग है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द वेपर फेज पूछा है, देख लो। तो y1 क्या होगा? बोलो y1 क्या होगा? ध्यान से देखो, बोलो y1 क्या होगा? P1/P टोटल होगा क्या? P1/P टोटल होगा। यस सर, P1/P टोटल कर लो। y1 होगा P1/P टोटल। सो इजी। और P1 कैसे निकालोगे?
P1 नॉट x1 कर लेंगे। P1 कैसे निकालोगे? P1 नॉट x1, P1 नॉट मालूम है क्या? यस सर 200। x1 मालूम है क्या? यस सर पहले निकाल चुके। P1 नॉट x1 P टोटल से डिवाइड कर देंगे। P टोटल का है, P टोटल तो यहाँ मिल चुका है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात। और y2 कैसे निकालेंगे? सर पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 माइनस y1 कर लेना, क्योंकि याद है ना x1 प्लस x2 का सम जो है 1 होता है, y1 प्लस y2 का सम 1 होता है। 2 मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। ये था हमारा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन का कंडीशन। अब हम आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का कंडीशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोलो, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। बोलो, पहली बात तो एक कंटेनर में वाटर है हमारे पास, ठीक है। सोचते चलो, आंसर देते चलो। कंटेनर है, उसमें वाटर है, ठीक है। उसका कुछ प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर अपना होगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ उसमें एक सॉल्ट ऐड कर दो, ठीक है। सॉल्ट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब भी आप ऐड करोगे तो क्या होगा बोलो तो? उसका वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आई होप समझ पा रहे हो मेरी बात। बहुत इजी है एकदम, जो आप सोच रहे हो वही आंसर है। यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, जो सोच रहे हो वही आंसर है। देखो कैसे भाई, पहले कंटेनर में वाटर था, उसका कुछ अपना कंटेनर बंद है, वेपर प्रेशर था, ठीक है। अब हमने जब उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया तो अब सरफेस पे पहले सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, अब सरफेस पे Na+Cl- Na+Cl- सरफेस के ऊपर आ गए हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या है? नमक, इज एडेड टू ए सॉल्वेंट, the vapor pressure of the solution decreases. Why? reason बोलते चलो। it is because now the surface of water is occupied by, बोलो क्या? सम सोल्यूट पार्टिकल्स। सो इजी सर, इतना इजी था क्या? यस। तो यहाँ से आता है एक इन जनरल राउल्ट्स लॉ, जो कि हमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, ऑल ऑफ यू। फॉर एनी सोल्यूशन, राउल्ट्स लॉ फॉर एनी सोल्यूशन। सो फॉर एनी सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ volatile component is directly proportional to mole fraction of it in the solution. I hope समझ गए हो, ठीक है। तो दो तरह का क्वेश्चन देखो एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक तो पूछते हैं वो लोग स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर 2 वोलेटाइल लिक्विड, तो 2 वोलेटाइल लिक्विड वाला लिख देना। और अगर आपसे पूछा है कि स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर एनी सोल्यूशन, तो एनी सोल्यूशन वाला लिख देना। आई होप समझ पा रहे मेरी बात, है ना। और या फिर अगर खाली लिख दिया स्टेट राउल्ट्स लॉ तो दोनों लिख देना। उसमें पहले हेडिंग दे देना फॉर 2 वोलेटाइल लिक्विड, उसके बाद फिर लिख देना फॉर एनी सोल्यूशन, दोनों लिख देना आप, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब इसमें बोलो वोलेटाइल कंपोनेंट की बात करें ना, तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, सिर्फ एक वोलेटाइल कंपोनेंट है ना, क्योंकि हम एक जनरल सोल्यूशन ले रहे हैं। मतलब जनरल सोल्यूशन जब हम बोलते हैं तो नमक, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाटर में एडेड, सॉल्वेंट में एडेड की बात करते हैं। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 होगा। सिर्फ जो भी वेपर प्रेशर है वो सिर्फ कंपोनेंट 1 की वजह से। कंपोनेंट 1 कौन है? सिर्फ पानी की वजह से, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट थोड़ी उड़ने वाला है, नमक थोड़ी उड़ने वाला है। सिर्फ उड़ेगा कौन? पानी उड़ेगा, पानी सिर्फ उड़ेगा। ध्यान रहे, सिर्फ पानी उड़ेगा तो वेपर प्रेशर किसका आएगा? पानी का आएगा, सिंपल। और ग्राफ इस बार राउल्ट्स लॉ का कैसा होगा? सिंपल, P1 का ग्राफ होगा, सिर्फ x1 वर्सेस P1। नमक थोड़ी आ रहा है, तो इसलिए उसके लिए हम सेकंड यहाँ पर और एक लाइन नहीं बना रहे। आई होप समझ पा रहे मेरी बात। तो ऐसा लाइन बन जाएगा और स्लोप इसका क्या होगा अपना? P1 नॉट। इट्स सो इजी ऑल ऑफ यू, इट्स सो इजी। आई होप समझ गए होगे।
वेपर प्रेशर क्या है, क्लियर हो गया तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।